नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज पूरा भारत लाला लाजपत राय जी की जयंती मना रहा है, तो इसलिए ऐसे विचार आया कि लाला लाजपत राय के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय एक महान राष्ट्रवादी थे, एक महान देशभक्त थे और उनकी गिनती गरम दल वाले राजनीतिज्ञों में होती थी, जिनको अंग्रेजों ने एक्सट्रीमिस्ट कह के संबोधित किया है। तो इस पर चर्चा प्रारंभ करें, इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक शेयर करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अपने कमेंट्स अवश्य दें। तो आइए चर्चा करते हैं लाला लाजपत राय के ऊपर। लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, समाज सेवी थे, पत्रकार भी थे, राइटर भी थे और बहुत उच्च कोटि के वक्ता थे। और साथ ही साथ वो कम्युनल हार्मनी या जिसे आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव के बहुत बड़े प्रवक्ता, अधिवक्ता थे। तो कुल मिलाकर के उनकी जो पर्सनालिटी थी उसे हम बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी कह सकते हैं। हिज पर्सनालिटी वाज मल्टी डायमेंशनल। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था, जारगांव में, लुधियाना जिले में यह स्थान पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम राधा कृष्ण था, जो कि एक टीचर थे सरकारी स्कूल में, कहते हैं सरकारी उर्दू स्कूल था, उसमें वो शिक्षक थे। और लाजपत राय काफ़ी भाग्यशाली थे कि उनके माता पिता दोनों ही बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और उच्च चरित्र वाले बुद्धिजीवी लोग थे। और उन्होंने उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था, क्योंकि समय समय पर लाला लाजपत राय की रचनाएं अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें उन्होंने स्वीकार भी किया है इस बात को, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का ऋणी हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ उसके लिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लुधियाना में ही प्रारंभ हुई। पहले तो वो उसी स्कूल में गए जिसमें उनके पिताजी पढ़ाते थे। बाद में फिर अम्बाला में स्कूली शिक्षा हुई। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने प्रवेश लिया और बाद में लॉ कॉलेज में प्रवेश लेकर के उन्होंने वकालत की। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज एंड क्वालिफाइंग फॉर द बार ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट हिसार। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करके हिसार में वकालत करना प्रारंभ किया। लेकिन उनका मन जो है वो वकालत में कम लगता था, उनका मन सामाजिक कार्यों में अधिक लगता था। साथ ही साथ राजनीति में भी युवा होने के कारण उस समय जो घटनाएं घट रही थी उनसे वो पूरी तरह से वाकिफ थे और उसमें भी वो रुचि लेने लगे। एक बात और खास बात यह है कि चूंकि उनके पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो इसलिए आर्य समाज की गतिविधियों में लाला लाजपत राय ने भी प्रारंभ से ही अपने किशोरावस्था से ही उसमें काफ़ी रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। और तो चूंकि उनके पिताजी जो थे वो स्वामी दयानंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उस समय आर्य समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा फैल रहा था देश के अनेक हिस्सों में, जिसमें से पंजाब जो था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो लाला लाजपत राय ने भी आर्य समाज की गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारंभ किया और साथ ही साथ took a leading part in the establishment of branches of Arya Samaj at different places and as an educationist DAV College at Lahore. तो
लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की शाखाओं को पंजाब में फैलाने में और उन्हें स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े अच्छे शिक्षाविद भी थे। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का उपाय एक ही है, शिक्षा को बढ़ावा देना, जिससे कि जो युवा हैं वो युवा शिक्षित होंगे। जितने अधिक वो शिक्षित होंगे उतना अधिक समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे और उतनी अधिक योग्यता से, निपुणता से वो समस्याओं का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना कर रहे थे आर्य समाज के लोग, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लाहौर के डीएवी कॉलेज की स्थापना में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि हमने ये कहा कि राजनीति में भी वो रुचि लेने लगे। He turned to politics and attended 4th session of Indian National Congress held at Allahabad in 1888। तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसको उन्होंने अटेंड किया। वो उसमें गए और वहाँ उन्होंने अपनी जो उपस्थिति थी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहाँ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे जो नेता कांग्रेस के जुटते थे वहाँ पे उनसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ, उनसे बातचीत हुई और बहुत सारे लोगों से वो बहुत प्रभावित हुए। तो उस समय 1888 में, आप देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो चौथा सेशन ही था वो। तो इसलिए जो ज्यादातर नेता जो थे वो जो जिन्हें हम कहते हैं मॉडरेट्स या नरम दल के नेता थे, उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और तो उनको ये लगता था कि जो ये लोग जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं तो इस तरह से आज़ादी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ सुविधाएं अंग्रेजों से मांगते हैं और उन सुविधाओं को ये सोचते हैं कि अंग्रेज उनको ये सुविधाएं दे देंगे तो फिर उनका जीवन आसानी से चलेगा। तो ऐसा नहीं था उनका ये कहना। उन्हें तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों की बातें ज़्यादा अच्छी लगी और उनके विचार ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसलिए धीरे धीरे जो है उनका जो संबंध था वो एक्सट्रीमिस्ट स्कूल से, या जिसे हम कह सकते हैं कि चरमपंथी या गरमपंथी दल के साथ जुड़ गया। तो लाला जी बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट स्कूल एंड ग्रेजुअली लाल बाल पाल द फेमस ट्रियो बिकेम आइडियल्स ऑफ यंग नेशनलिस्ट। तो जो भी नए राष्ट्रवादी थे वो लाल बाल पाल जिसे हम कहते हैं, यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की आइडियोलॉजी जो थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता था, और ऐसा उनको चिरोल ने उनके बारे में लिखा था, उनको एक टाइटल दी थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो तिलक महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में फर्गुसन कॉलेज में अपना करियर स्थापित किया था और लाइमलाइट में आए थे जब उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था और उसके बाद धीरे धीरे एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी पहचान हो गई और वो अपनी विचारधारा का प्रचार जो उनके जो साप्ताहिक थे केसरी और मराठा, उनके जरिए किया करते थे। तो वो जो है उग्रपंथी विचारधारा के पोषक थे और उनका ये कहना था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको लेकर के रहेंगे। वो ये कहते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती। तो इन बातों ने लाला लाजपत राय को काफ़ी प्रभावित किया था, तो इसलिए वो काफ़ी उनके नज़दीकी से जुड़ गए थे। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल भी एक
बड़े प्रखर वक्ता थे। और बिपिन चंद्र पाल जो है वो, उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। और वो भी पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करने के बाद एक टीचर के रूप में उन्होंने भी अपना, एक अध्यापक के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया था। और बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे बिपिन चंद्र पाल। तो इस तरह से उनका हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ था। वो भी एक पत्रिका निकालते थे, न्यू इंडिया के एडिटर थे वो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बीजी तिलक जो थे, उनके अखबार केसरी और मराठा, बिपिन चंद्र पाल के न्यू इंडिया और लाजपत राय भी एक अखबार उनका भी था जिसे बोलते थे पंजाबी। तो इनके माध्यम से ये तीनों लोग जो है वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफी वर्बल, जिसे हम कह सकते हैं, आक्रमण किया करते थे, उनके बारे में खूब लिखा करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनके वक्तव्यों से काफी परेशान रहती थी। नतीजा ये हुआ कि इन तीनों को ही जेल की हवा खानी पड़ी। अब जैसे बीजी तिलक जो थे, तिलक को पहले 4 महीने के लिए 1882 ईस्वी में जेल में डाल दिया गया था। बाद में 1897 में उनको फिर से 18 महीने की जेल हुई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और बाद में फिर जो है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा दी गई। और तो इस तरह से जो है बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। और उनके ऊपर जो ब्रिटिश सरकार थी वो तरह तरह के आरोप लगाती थी। और उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था कि अपनी लेखनी से वो सदैव ब्रिटिश सरकार की तीखी आलोचना किया करते थे। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल जो थे वो भी इनकी आलोचना करते थे, ब्रिटिशर्स की। और बिपिन चंद्र पाल ने जो है वो बंगाल का जब विभाजन हुआ था जो 1906 ईस्वी में, तो उन्होंने जो है उस बंगाल के 1905 ईस्वी में, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट या गर्मपंथी विचारधारा वालों का 1906 ईस्वी में जो है कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी समर्थन किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसी तरह से लाला लाजपत राय जो थे वो भी इसी विचारधारा के पोषक थे, तो इसलिए उनको भी 1907 ईस्वी में मांडले जेल में डिपोर्ट कर दिया गया, वहां पे भेज दिया गया। तो वहां पे रहते हुए, जेल में रहते हुए लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। और उसका, उनके जो इम्प्रिजनमेंट हुआ था लाला लाजपत राय का, उसका असर देश के नौजवानों पे बहुत अधिक पड़ा था। अब खास करके पंजाब के जो युवक युवती थे उनके ऊपर लाला लाजपत राय का बड़ा अधिक प्रभाव था। तो हिज डिपोर्टेशन इम्प्रेस्ड मेनी यंग हार्ट्स, राजकुमारी अमृत कौर रोट इन हर रेमिनिसेंसेस। अब राजकुमारी अमृत कौर जो है वो अपने संस्मरणों में लिखती हैं, आई एडमायर श्री लाला लाजपत राय फ्रॉम द टाइम ही वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा। My young heart then stirred to depths. Later I had pleasure and honor of meeting him several times. No one who met him could be impressed by the zeal of this patriot for his country's freedom, by his unflinching devotion to the cause he has espoused, and by his supreme courage. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर जो कि उस समय नवयुवती थी, उन्होंने लाला लाजपत राय के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि उनका जब वो बर्मा में, उस समय जो आजकल जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं उस समय बर्मा कहते थे, तो बर्मा में भेज दिया जाता था जेल में,
खास करके जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते थे, अंग्रेज जी ने दूर थोड़ा सा, मतलब देश से के जो मुख्य स्थल था, जो केंद्रीय स्थल था, वहां से थोड़ा दूर रखना चाहते थे। तो इसलिए कभी उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या कभी बर्मा में भेज दिया करते थे। तो लाला लाजपत राय को वहां भेजा गया, तो इसका उनके युवा हृदय पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और बाद में वो लिखती हैं कि वो कई बार उनसे मिली, खास करके लाला लाजपत राय उनके पिताजी से, राजकुमारी अमृत कौर के पिताजी से मिलने आया करते थे जब वो अस्वस्थ थे। तो उनकी कई बार मुलाकात हुई और वो ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के बाद उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनकी देशभक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो उनके मन में पूर्ण समर्पण था, तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। वो बहुत ही उच्च कोटि के साहसी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। मित्रों, केवल यही नहीं, एक सोशल वर्कर भी थे वो, और ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। तो लाला लाजपत राय एक सोशल वर्कर भी थे, एक समाज सेवी भी थे, और डिप्रेस्ड क्लासेस, या आप कह सकते हैं कि जो दबे कुचले वर्ग थे देश के, उनके उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया। आल्सो टुक कीन इंटरेस्ट इन फेमिन रिलीफ एक्टिविटीज। जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बहुत सारे अकाल पड़े, तो उन अकालों के दौरान लाला लाजपत राय ने जिस सेवा भाव से कार्य किया, जिस तरह से रिलीफ वर्क किया, उन्होंने रिलीफ एक्टिविटीज में भाग लिया, तो राहत कार्यों में जिसे कहते हैं भाग लिया, वो सराहनीय है। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में लिखा है कि हिज एक्टिविटीज वर मल्टीफेरियस। उनकी जो गतिविधियां थी वो अनेक प्रकार की, बहुविध गतिविधियां थी उनकी। और ही वॉज एन आर्डेंट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। लाइक मेनी ऑफ अस, ही बिकेम ए पॉलिटिशियन बिकॉज his zeal for social and religious reform demanded participation in politics। महात्मा गांधी उनके बारे में ये कहते हैं कि वो बहुत बड़े धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। और महात्मा गांधी ये कहते हैं उनके बारे में कि हम लोगों की तरह वो राजनीति में आए। तो राजनीति में आने का उसका कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि वो सामाजिक धार्मिक सुधारों में अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनके सामने खुल जाएगा, बहुत सारे लोगों की उनको सहायता मिलेगी, बहुत सारे लोगों से उनका संपर्क होगा, तो इससे वो अपने काम को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकेंगे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय जो है वो, उनको बाहर भी भेजा गया कांग्रेस के द्वारा। उनको बाहर भेजा गया इसलिए कि वो जाकर के जो है, बाहर जाकर के भारत की जो स्थिति है उससे विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको परिचित कराएं। तो चूंकि लाला लाजपत राय एक बहुत ही प्रखर वक्ता थे, और तो इसलिए जो है इंग्लैंड में पब्लिक ओपिनियन जो है वो बनाने के लिए एक तरह से उनको गोखले के साथ वहाँ पे भेजा गया कांग्रेस के द्वारा। और वहाँ पर रह करके उन्होंने बहुत सारे अपने भाषण दिए। भाषण, जैसे हमने कहा, प्रखर वक्ता थे वो, और उन्होंने जो भारत की स्थिति थी उससे वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को परिचित कराया। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का प्रचार किया और लोगों को बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे प्रभावित किया। साथ ही साथ लाला लाजपत राय जो थे वो वेलफेयर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा हिस्सा लिए करते थे। इसी तरह से 1914 ईस्वी में वो अमेरिका गए और 1914 से 1920 ईस्वी तक वहां रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, विश्व युद्ध छिड़ चुका था, इसलिए वहां जाने के बाद वहां पे उनको रुकना पड़ गया। और उन्होंने अमेरिका के लोगों को अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से काफी प्रभावित किया।
अब जैसे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, ही रोट मैनी बुक्स लाइक आर्य समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया आदि। तो बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, बहुत सारे लेख वगैरह लिखते रहते थे। साथ ही साथ बहुत सारा पत्र व्यवहार भी उनका है। अभी अगर आप पढ़ना चाहें तो उनके जो कंप्लीट वर्क्स आप लाला लाजपत राय के वॉल्यूम्स जो है इस समय उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको उनका जो सारा साहित्य है वो मिल जाएगा। तो इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही साथ प्रखर वक्ता होने के कारण अपने भाषणों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। अमेरिका में अमेरिकन्स जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो उनका समर्थन करते थे, उनकी बातों का समर्थन करते थे। उन्होंने अपने लिए दुनिया के अनेक देशों में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, यूरोप के दूसरे राज्य हो, उन्होंने बहुत सारे मित्र बनाए। तो लाजपत राय, जैसा कि हम अमेरिका की बात कर रहे थे, तो आप उनकी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो लाजपत राय डेडिकेटेड हिज बुक अनहैप्पी इंडिया टू अमेरिकन्स। तो उसके प्रारंभ में ही देखेंगे उन्होंने लिखा है कि विद लव एंड ग्रेटिट्यूड टू दोज नंबरलेस अमेरिकन मेन एंड वीमेन who stand for freedom of the world, who know no distinctions of color, race and creed, and who profess a religion of love, humanity and justice. To them, the oppressed people of the world look for the sympathy in their struggle for emancipation, and in them is centered the hope of world peace. तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने अमेरिकन्स के लिए लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि जो असंख्य अमेरिकन स्त्री और पुरुष हैं वो सदैव दुनिया में स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं, स्वतंत्रता के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, उनको उसको समर्थन देते हैं। वो जाति के आधार पे, रंग के आधार पे या रेस के आधार पे, वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। साथ ही साथ जो है वो एक रिलीजन, जिसे आप कहते हैं रिलीजन ऑफ लव, यानी कि प्रेम के धर्म का, मानवता का और न्याय का समर्थन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। उनके लिए तो दुनिया भर के जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, यानी जो सताए हुए लोग हैं, वो सहानुभूति के लिए उनकी ओर देखते हैं और अपने संघर्ष में उनसे सहायता चाहते हैं, स्वतंत्रता के संघर्ष में। तो इस तरह से जो है वो मानते थे कि अमेरिका में वो देखते थे कि वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए जो है एक आशा भरी निगाह से अमेरिका की ओर देखते थे। तो इस तरह से उन्होंने अमेरिका के लोगों का काफ़ी स्नेह पाया, काफ़ी प्यार पाया और उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकन्स के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी। वापस आने के बाद देश का माहौल बदल चुका था। जैसा कि आप जानते हैं रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी जो थे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद उन्होंने देश में नए तरीके से सत्याग्रह आंदोलन चलाया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। बाद में जलियांवाला बाग कांड हुआ पंजाब में, जिससे लाला लाजपत राय काफ़ी मर्माहत हुए। फिर उसके बाद 1920 ईस्वी में हम ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कलकत्ता में और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी जो थे वो अब कांग्रेस की गतिविधियां जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको नियंत्रित करने में वो काफ़ी सक्षम हो चुके थे और उनकी बातें जो कांग्रेस के नेता थे सारे वो सब मानते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ, अंग्रेजों के साथ असहयोग किया गया, उसमें सारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन ना धीरे धीरे गांधी जी के साथ हम ये कह सकते हैं कि वैचारिक रूप से वो सहमत नहीं थे। गांधी जी भी उनकी बहुत सारी बातों का समर्थन नहीं किया करते थे, क्योंकि वो उग्रपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। तिलक की मृत्यु हो चुकी थी इस समय, तो लेकिन फिर भी ये विचारधारा जो है वो उन्होंने अपनी विचारधारा लाला लाजपत राय ने कभी छोड़ी नहीं। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो मॉडरेट सेक्शन था उससे उनके मतभेद रहते थे। हम ये कह सकते हैं कि मनभेद नहीं थे, लेकिन मतभेद तो रहते ही थे। इस बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन वगैरह खत्म हो गया। चौरी चौरा की जो घटना हुई, चौरी चौरा में काफी हिंसा हुई, वहां पे पुलिस वालों ने कुछ लोगों पे गोली चला दी थी। बाद में फिर लोगों की भीड़ ने वहां थाना फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो उसके बाद कुछ दिनों तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा ठहराव आ गया था। ऐसे स्थिति में लाला लाजपत राय भी जो है वो सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व किया था, खास करके आर्य समाज की गतिविधियों में, स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने में, लेखन कार्य वगैरह में वो व्यस्त रहते थे। लेकिन बाद में जब स्वराज पार्टी बनी तो उसके जरिए जो है उनका सिलेक्शन हो गया सेंट्रल असेंबली में। ही गॉट, या इलेक्शन कह लीजिए, उनका चयन हो गया। He got himself elected to the Central Assembly through the Swarajist Party, and there is marked as a courageous advocate of India's independence. तो वहाँ पे रहते हुए सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए वो काम करते रहे। आगे चल करके उन्होंने महात्मा गांधी, ये मदन मोहन मालवीय के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। तो वो क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो थे उनकी छवि एक हिंदू नेता की थी, और लाला लाजपत राय भी जो है वो हिंदू लोगों के कल्याण के बारे में सदैव सोचते रहते थे। तो इसलिए उनके साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ गईं और उन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ हिंदू संगठन मूवमेंट को संगठित किया। चिंतामणि उनके बारे में लिखते हैं कि ही नेवर सरेंडर्ड हिंदू इंटरेस्ट्स, कि उन्होंने कभी जो है वो हिंदुओं के इंटरेस्ट को से कोई समझौता नहीं किया। एंड ही वाज एज कीन अपॉन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एज एनीवन एल्स, बट ही नेवर बिलीव्ड इन द परचेज ऑफ इट बाय द पेमेंट ऑफ टू हैवी a price at the expense of हिंदू कम्युनिटी। तो वो साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता में भी विश्वास रखते थे, लेकिन उसके लिए वो हिंदू धर्म को कुर्बान करने की कीमत नहीं चुकानी, इतना बड़ा प्राइस जो है, इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाना चाहते। उनका ये कहना था कि दोनों धर्म साथ साथ रहें, वो अपने धर्म का पालन करें, हिंदू अपने धर्म का पालन करें, मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके काम करें, आपस में एकता हो, आपस में प्रेम हो, लेकिन एक को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ, जैसे कि आप जानते हैं भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था। साइमन कमीशन जो था वो भारत के लिए कुछ घोषणाएं करने के लिए यहाँ पे आया था वो भारत को। तो इसलिए साइमन कमीशन को कांग्रेस जो था, वो कांग्रेस साइमन कमीशन की सिफारिशों से या साइमन कमीशन में जो बातें थी उससे कांग्रेस जो थी वो सहमत नहीं थी, तो इसलिए जो है उसका विरोध कर रही थी। लाला लाजपत राय जो थे वो उन्होंने भी साइमन कमीशन का
विरोध किया। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी हुई। उसमें नारा लगाया जाता था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और तो लाला लाजपत राय भी जो है वो एक प्रोसेशन का, या कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली जो थी वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जो है वो उसको, उस रैली को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार जो थी उसने उस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। और लाठीचार्ज करवाने से जो है वह लाला लाजपत राय जो है वो उनको बहुत गहरे जख्म लगे लाठी के, और वो बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। और उस समय उन्होंने कहा था कि द ब्लोज स्ट्रक एट मी टुडे, यानी ये घटना जो है 30 अक्टूबर 1928 की है, विल बी द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेरे ऊपर जो ये प्रहार किए गए हैं ये ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो उसके बाद लाला लाजपत राय जो थे वो उबर नहीं पाए अपने घावों से, और ऐसा कहा जाता है कि 17 नवंबर 1928 को उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका देहावसान हो गया। तो इस तरह से एक महान नेता जिसे कि शेरे पंजाब कहा जाता था या पंजाब केसरी कहा जाता था, लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था, उसका इस तरह से अंत हो गया। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ही देशभक्त होते हैं और देश के लिए मर मिटते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सेना वगैरह में भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती होकर देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते रहते हैं। तो लाला लाजपत राय के बारे में भी कहा जा सकता है कि उन्होंने भी देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत से स्टेटमेंट दिए। उनमें से एक दो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि हिज डेथ टुडे इज अ नेचुरल कैलेमिटी ऑफ द फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड दैट इज व्हाई द होल इंडिया इज मोर्निंग। तो उनका यह कहना था सुभाष चंद्र बोस का कि वो जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और बहुत बड़ी प्रथम श्रेणी की जो प्राकृतिक आपदा होती है वो बहुत नुकसान करती है, तो उनकी मृत्यु भारत के लिए ठीक उसी तरह से थी जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो, बहुत बड़ा तूफान आ गया हो और पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ा हो। पूरा देश उनकी मृत्यु का शोक मना रहा था, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का कहना था। इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले का यह कहना था, A man loved by thousands, not in his own province only, a man of high character and elevated feeling, a keen religious and social reformer and a political worker who, whatever his faults, worked in broad daylight. तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो है वो इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। उनका यह कहना है कि केवल पंजाब में ही नहीं, केवल अपने प्रांत में ही नहीं, हजारों लोग उनको प्यार करते थे, पूरे देश में प्यार करते थे। वो बहुत ही उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे, उनके विचार बहुत ही उच्च कोटि के थे, बहुत बड़े धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे, बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनके अंदर किसी तरह का कोई दोष नहीं था और दिन रात वो काम किया करते थे। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बारे में बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ वो इंग्लैंड भी जा चुके थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। एनी बेसेंट ने भी उनके बारे में लिखा है कि द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ आर peculiarly tragic, for he died taking part in the boycott of Simon Commission. He is not the first, but I hope he will not be the last to die in struggling against foreign oppression. Our younger men may well take an example from his unflinching action, his contempt of empty proclamations,
and his proud outspokenness. The Punjab will miss terribly his decisive and well considered leadership. तो एनी बेसेंट ने उनके बारे में ये लिखा है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी, होम रूल मूवमेंट भी उन्होंने प्रारंभ किया था। तो एनी बेसेंट ने लिखा है कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई वो बहुत ही दुखद था, क्योंकि वो साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। उस समय बहिष्कार के लिए जो आंदोलन था, सभा थी, उसमें हिस्सा ले रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो पहले व्यक्ति नहीं है जो देश के लिए मर मिटेंगे, या आगे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, न तो अंतिम व्यक्ति हैं जो विदेशी ऑपरेशन के खिलाफ या विदेशी शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए मरेंगे। लेकिन उनकी मृत्यु से जो यंगर जनरेशन है, जो युवा वर्ग है, वो उसको बहुत प्रेरणा मिलेगी उनकी बातों से। जैसे वो बेबाक अपनी बातें किया करते थे, कभी भी जो है वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। तो निश्चित रूप से जो अभाव एक पैदा हुआ है उनकी मृत्यु से, वो कभी भर नहीं पाएगा। तो ऐसा एनी बेसेंट का मानना था। मित्रों, लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व का जो विकास हुआ, अगर हम बचपन से ही देखें तो वो प्रारंभ में, बचपन में उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को यूथ से बहुत लगाव था। आज भी उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद युवाओं को ललकारते थे। वो कहते थे, उठो, जागो, किसी गुरु के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, देश सेवा में लग जाओ। कायरता की बड़ी निंदा करते थे स्वामी विवेकानंद। वो ये कहा करते थे कि कायर व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है देश में, कहीं भी कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए वो ये कहते थे, लड़ो। विवेकानंद कहते थे, उठो, संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो इन बातों का उनके बाल मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विवेकानंद का साहित्य पढ़ा था, और उनके समय में जब वो पैदा हुए थे, तो चूंकि विवेकानंद उस समय विवेकानंद भी के समकालीन थे, वो विवेकानंद जो है वो अपनी बातें कहते थे, उनकी बातें जो है वो उनको पढ़ने को, सुनने को मिला करती थी। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, वो भी, उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तो उसके बाद बड़ी तेजी से आर्य समाज की जो विचारधारा थी देश में फैल रही थी, और उन्होंने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब का घोर विरोध किया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारी विचार, ये सारी बातें जो हैं वो लाला लाजपत राय के अंदर कैसे आई। एक तो विवेकानंद से प्रभावित होकर के वो उच्च कोटि के साहसी व्यक्ति बने, संघर्षशील व्यक्ति बने। उनके अंदर कोई उनके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आया। इसी तरह से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से ये सीख ली कि सभी समान हैं, किसी तरह का भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। साथ ही साथ दयानंद सरस्वती एजुकेशन के लिए भी बहुत काम करना चाहते थे। उनका भी ये मानना था कि अशिक्षा जो है, अविद्या, जैसे वेदों में हमारे ये कहा गया है कि संसार में दुखों का कारण अविद्या है। तो इसलिए जब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना हुई, तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दयानंद के विचारों का प्रचार करने के लिए बहुत सारी शाखाएं जगह जगह खोलने में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो इससे उनका मॉरल जो है बढ़ा। साथ ही साथ जो है वो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी प्रभावित थे। यद्यपि महात्मा गांधी के साथ बहुत सारी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद भी थे, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित थे। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का सिद्धांत था, उसने लाला लाजपत राय को बहुत प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व बहुत ही शालीन था। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, और साथ ही साथ जो है वो मानवतावाद में विश्वास रखते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद
जैसे सिद्धांत जो थे वो उसने उनको बहुत प्रभावित किया। फिर हम बात कर ही चुके हैं बीजी तिलक पे प्रारंभ में ही। अरविंदो घोष जो थे वो भी उग्रपंथी विचारधारा के ही व्यक्ति थे, तो जो आईसीएस वगैरह छोड़ के आए थे। साथ ही साथ और भी लोगों को हम ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा भी उसी तरह की थी जिस तरह की विचारधारा लाला लाजपत राय की थी। साथ ही साथ उनके अंदर ऐसा नहीं था, अंदर से बहुत ही नरम दिल के भी थे, और साथ ही साथ देश की जो समस्याएं थी उनकी जड़ तक जाने का प्रयास करते थे। तो इसलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी से बहुत कुछ ग्रहण किया, राणा डे से बहुत कुछ ग्रहण किया, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उन्होंने काफी समय बिताया, उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया। तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो प्रतिपादित की थी, उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, तो इन सब ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था लाला लाजपत राय के ऊपर। इसी तरह से राणा डे और गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये लोग जो है वो मॉडरेट लीडर्स थे। तो इस प्रकार 10 पंजाब केसरी लाला लाजपत राय was a true patriot and he opposed the British imperialism tooth and nail till his last breath with dauntless courage and fearlessness। तो इस प्रकार से लाला लाजपत राय जो थे, जिनको सचमुच में पंजाब केसरी, पंजाब के शेर थे, वो शेर पंजाब थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने जी जान एक कर दिया था, और बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही निर्भय होकर के उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला किया था। तो मित्रों, बहुत ही संक्षेप में लाला लाजपत राय का चरित्र, उनके जो कार्य हैं बहुत अधिक हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही संक्षेप में मैंने कुछ मुख्य बातें बताने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आपके सामने निरंतर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।